हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार आपको करवा रहा हूं 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साइंस के अंदर हम पढ़ रहे थे 8th चैप्टर, 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको भी पता है एनसीईआरटी जो सिलेबस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को आगे। तो हमारे पास क्या दिया, जंतुओं की चाल के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास है केंचुआ। केंचुआ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो केंचुए के बारे में हमें देखते हैं क्या बातें हैं। क्रियाकलाप 5 में क्या दिया हुआ है, बगीचे में चलते एक केंचुए को पकड़ना होगा, उसको पकड़कर स्याही, सोख या फिल्टर पेपर पर उसको रखना होगा, फिर देखना है कि केंचुआ किस तरह से गति कर रहा है। ठीक है, इसके पश्चात क्या करना है, हमें एक इसी केंचुए को कांच की पट्टी या टुकड़े टाइल्स पर उसको रखना होगा, जो कि हमारे पास जो सतह है वो चिकनी होनी चाहिए। उसके बाद फिर दोबारा हमें उसकी गति का हमें परीक्षण करना है। तो यदि अब गति जो पेपर के ऊपर चल रहा था और अब जो कांच की हमारे पास जो ये चिकनी सतह है उसके ऊपर गति कर रहा है, क्या उन दोनों गति के अंदर भिन्न आपको दिखाई दे रही है। ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। केंचुए का शरीर एक सिरे से को दूसरे से सटाकर रखे गए हैं अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु पेशियां होती है। इसके शरीर में घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपना, तो इसके अंदर आगे क्या दिया हुआ है, चलने के दौरान केंचुआ अपना शरीर का जो पश्च यानी कि पीछे वाला भाग को भूमि से जकड़ता है और आगे वाले भाग को फैला देता है। इसके पश्चात बाद में वह आगे वाले भाग को भूमि से पकड़ता है और पीछे वाले भाग को वो आजाद कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पीछे वाले भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता चला जाता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में आप इसको सहायता प्रदान करता है। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो केंचुआ शरीर के अपने हिस्से को जमीन में किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक जो कि बाल जैसी आकृति के होते हैं। ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। तो आपको पता है जो किसान का सबसे बढ़िया जो दोस्त माना जाता है, किसे माना जाता है, केंचुए को ही माना जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे हम चर्चा करते हैं घोंगा की। घोंगा के अंदर क्या दिया हुआ है, क्रियाकलाप 6 के अंदर दिया हुआ है घोंगा। किसी बगीचे में एक घोंगा पकड़ना होगा। क्या आपने इसकी पीठ पर आपको गोल संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। इसके कवच, इसे कवच कहते हैं। और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच जो है, आपको जो कवच दिखाई दे रहा है, एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता। ठीक है, यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका हमें परीक्षण करना होगा। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टी को अपने हाथ से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने का ढंग के हमें देखना होगा, किस तरह से वो चल रहा है। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए और पाद यानी कि पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी है। तो आपको पता है तेज ही होती है घोंगे की गति। अब आगे बात करते हैं तिलचटा, जो कि घरों में आपने देखा होगा। आमतौर पर तिलचटा हमें घरों में देखने को मिलता है। क्रियाकलाप 7 के अंदर क्या दिया हुआ है, किसी कॉकरोच यानी कि तिलचटा का परीक्षण कीजिए। तिलचटा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता भी है।
इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस कितने जोड़ी पैर होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की। तिलचटे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचटे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। ठीक है, तो ये आपको पता चला कॉकरोच के बारे में। अब देखते हैं कुछ पक्षी के बारे में बातें करते हैं। क्रियाकलाप 8 में क्या दिया हुआ है? पक्षी हवा में उड़ते तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। पक्षियों के अंदर जो अस्थियों के अंदर क्या होते हैं? वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पश्चपाद यानी कि पीछे के जो पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है, और आगे के जो पैर है अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर करने में सहायता करती है। तो ये बात हमने की है पक्षियों के बारे में। आगे देखते हैं, कुछ मछली के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक सी जानकारी लेते हैं। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए, जो कि चित्र आप देख सकते हो यहाँ पर। 8.21 नाव से खेलना है। यहाँ पर इसको पकड़ना है, नाव को धीरे से धक्का देना है। ठीक है, क्या यह जल आगे की ओर तेजी से जाती है? ठीक है, अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी और जल में जाए। ठीक है, यहाँ हमें अब इस प्रकार यह धक्का देना है इसको। तो क्या होगा? धक्का दीजिए कि चौड़ी और जल में जाए। ठीक है, जल में जाए, ये हमें देखना होगा इसके अंदर। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? ये आपने नोट किया होगा। चित्र हमारे पास 8.22 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 8.22 मछली यहाँ पर दिखाई दे रही है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार की जो आकृति आपको दिखाई दे रही है मछली की जैसी, उसे बोलते हैं धारा रेखीय। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का आगे वाला भाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, ये भी आपको देखना होगा जब मछली चलती है तब। आगे क्या दिया हुआ है? मछली की गति आप देख सकते हो। ये इस साइड में है मुंह का साइड, और पूंछ दूसरी साइड में है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। मछली चित्र 8.2423 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चल दी जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल को में संतुलन बनाए रखने में एक एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर जो होते हैं, आपने देखा होगा, अपने पैरों में इन पंखों की तरह विशेष अरित्र यानी कि फ्लिपर जिसे बोलते हैं पहनते हैं, जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। जो गोताखोर होते हैं जल के अंदर तैरते हैं, वो क्या करते हैं? अपने पैरों के अंदर फ्लिपर पहनते हैं जो कि उनको तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? सर्प कैसे चलते हैं, सांप कैसे चलते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है?
सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है। आगे क्या दिया हुआ है, चाहे वे दूर ही क्यों न हो, पेशियां मेरुदंड पंसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय से जुड़ा मुड़ा होता है, इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। ठीक है, ये आपने देखा होगा। आगे क्या दिया हुआ है, हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियां पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। पहली एवं भुजों के पिटारे से में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न, इस प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक जो है अरस्तु ने अपनी पुस्तक है ग्रेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, यह विशेष अंग उन जंतुओं को विशेष गति में किस प्रकार सहायक है, विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं हैं एवं विभिन्नताएं हैं, विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है, मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों, बहुत से जंतु संपादी होते हैं क्यों, हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथ की तुलना से अलग क्यों होते हैं। ये अनेक प्रकार के आपके माइंड में प्रश्न उठे होंगे। इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हम कुछ और प्रश्न उत्तर खोजते हैं। ठीक है, तो हम आगे क्या देखेंगे, अब आगे हम इसका जो हमारे पास चैप्टर रहेगा 9th चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, संजीव एवं उनका परिवेश, इनके बारे में हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे, शुरू करेंगे कल। तो आज के लिए हमारा इतना ही। तो हमारा ये 8वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है। काफ़ी सीखने को मिलता है एनसीईआरटी के बुक्स में से। तो आप धीरे धीरे जो मैं आपको करवा रहा हूँ, पहले 6th क्लास, फिर हम 7th 8th, इस तरह से आगे चलते रहेंगे और हमें अधिक से अधिक जानकारी हमें मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 9th चैप्टर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।